हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1206 एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। धन्यवाद करता हूं पारिक ब्रदर्स जूलर्स का। पारिक ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन with Pehnava Boutique. A big thank you to Andhra Multi Services, Mampi reusable diapers for children. Also a big thank you to Strawberry Farms, which is Nagpur's most happening farmhouses and resorts at Kachumet Vardha Road. Also a big thank you to Hamper Ride by Nidhi Rathi. मेरी आज की मेहमान जो है वो एक पेन स्पेशलिस्ट है, वो पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट है और जो पेन रिलीफ का जो एसोसिएशन है उसकी प्रेसिडेंट है और एक जानी मानी सोशल वर्कर है। चलिए बात करते हैं उनसे जो दूसरों का दर्द लेना जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर सुनीता लावंगे मैम। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में। नमस्ते। मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। मैम, ये जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है किसी का दर्द लेने की, मैम ये कहाँ से आती है? आपकी कहानी क्या है? बचपन से कहाँ से है, कहाँ जन्म हुआ सुनीता मैम का? थोड़ा अपने बारे में बताएं। नमस्ते। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को न्यू ईयर की विशेष देना चाहती हूँ। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा और नए साल की बहुत 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 ही बधाइयाँ। अब मैम आपकी कहानी कहाँ से है सुनीता मैम? कहाँ जन्म हुआ? मैं नासिक की हूँ और मैंने सेंट्रल स्कूल से अपना पूरा ग्रेजुएशन तक का कोर्स किया है, क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, इसीलिए हर 2 साल में हम लोगों की ट्रांसफर होती रहती थी। तो आप यूं कहिए कि पूरा जो मेरा 12th तक का सफर है वो अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज में हुआ है, जैसे दिल्ली, लुधियाना, पठानकोट, गुवाहाटी, बैंगलोर, आगरा एंड एट लास्ट इट वाज नासिक। तो मैम शादी से पहले डॉक्टर सुनीता लावंगे का नाम क्या था? मेरा शादी के पहले का नाम सुनीता पाटिल था। सुनीता पाटिल। तो सुनीता पाटिल जो थी वो क्या बचपन से ही दूसरों के दर्द को समझती थी और कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा थी मन में कि एक दिन पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट बनेंगी, जानी मानी? उस समय दर्द यानी देख के तकलीफ तो होती थी, किसी को कुछ हुआ तो, और हर एक दिल में एक चाह थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी जी। बस उस समय का वो डॉक्टर का सपना जो है वो मेरा पूरा हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज गुवाहाटी में मुझे एडमिशन मिली थ्रू गवर्नमेंट कोटा। मैंने वहां पे अपना MBBS किया। उसके बाद में MD के लिए फिर मैं वहां से महाराष्ट्र में मेरा ट्रांसफर लिया मैंने, और उसके बाद में मैंने मेरा MD इन एनेस्थीसिया नागपुर के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया। जब उसके बाद में जब मैंने MD एनेस्थीसिया किया, उस समय मुझे हर समय लगता था कि ये दर्द होता क्यों है। ये दर्द जो है, हम एनेस्थीसिया के समय तो जो है पेशेंट्स को बिल्कुल दर्द नहीं होता, पर जैसे ही सर्जरी हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद उन्हें बहुत दर्द होने लगता है। ये क्यों होता है? तो मैं वो तह तक पहुंचना चाहती थी। इस तरह से तह तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स आते थे ऑपरेशन को, और उनका जो दर्द था, वो दर्द जब मैंने देखा, उनके रिलेटिव्स जो है वो हर समय रोते रहते थे कि ऑपरेशन हो गया तो भी दर्द रहता है और ऐसा हम कब तक सहेंगे, क्यों ना इनको और कोई उपाय है कि नहीं है। तब मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और ये कैंसर का जो पेन है, यही मुझे इस पेन स्पेशलिटी, पेन मेडिसिन, इस ब्रांच की तरफ लेके आया। मैम, जब आप पढ़ाई कर रही थी, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन रही थी और पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट बन रही थी, मैम क्या कभी ऐसा आपने सोचा था कि एक दिन आप राज की बात पर इंटरव्यू देंगी? हाँ। राज की बात मुझे हर समय अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मैं आरजे राज की जो भी उनकी बोलने की स्टाइल है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इट्स सो लाइवली, मतलब कि ऐसा लगता है शुरुआत से एंड तक कि क्या बोल रहे हैं, कैसे, कितना एक्सटेम्पो है। तो इनकी जो भी इंटरव्यू होती थी, बच्चों की रहे, बड़ों की रहे, यही नहीं मेडिकल फील्ड की, पर दूसरी भी मैं एंड तक सुनती हूँ। और फेसबुक में जब भी मुझे दिखा तो मैं सुनती हूँ कि उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन मैं ये आपसे जरूर जानना चाहता हूँ मैम कि जब एक एयरफोर्स
बैकग्राउंड से, एक एयरफोर्स ऑफिसर की जब एक बेटी होती है तो मैम कहीं ना कहीं घर में बड़ा डिसिप्लिन का माहौल होता है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर में बहुत चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि ये चीज़ हमें करनी है, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन की आज भी आपको याद है और आज भी आप उसको फॉलो करती है, वो क्या क्या है मैम? सबसे पहला है देर रात तक अकेले बाहर नहीं रहना। हमें वहाँ पे एक डेडलाइन रहती थी, आफ्टर 8 यू आर नॉट सपोज टू गो आउट, यू हैव टू बी एट होम। बेशक हम लोग कैंपस में रहते थे, पूरा हमारा एयरफोर्स के सब पहचान के लोग थे, उसके बावजूद भी हमें मैक्सिमम 8 की डेडलाइन रहती थी। और अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गई तो मैं मेरे पापा को देखती थी और उनकी चहलकदमी चालू है। तो ये चीज मुझे हर समय ये करती है कि जो टाइम हमने बोला है घर में कि मुझे जाना है, मुझे उस समय उसका पालन करना चाहिए। जो मैंने टाइम दिया है वहां मैंने टाइम पे पहुंचना चाहिए। इसके बारे में बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल हूँ। और दूसरा सोशली लोगों को मिलना, उनसे दोस्ती करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम नागपुर कब आई? नागपुर आना कैसे हुआ, कब हुआ? नागपुर में मेरा एमबीबीएस होने के बाद में मैंने ट्रांसफर ली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की ट्रांसफर आसाम से दिल्ली हो चुकी थी। तो मैं तब वो कह रहे थे कि अभी मैं सेटल महाराष्ट्र में हूँगा, सो इट इज बेटर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो महाराष्ट्र के कोई कॉलेज को सिलेक्ट करें। तो मुझे लकीली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई और इसीलिए मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से किया। तो मैम नागपुर जब आई तब वो कौन सा वर्ष था, कौन सा साल था? वो साल था 1987। 1986-87 के दौरान आप आई थी। मैम तब के नागपुर में और अब के नागपुर में क्या फर्क देखते हैं? बाप रे मैं तो अभी बयान ही नहीं कर सकती। नागपुर बहुत सुंदर हो गया है जी, बहुत ही सुंदर, सिस्टमेटिक। उस समय का क्या, साइकिल रिक्शा में जाना, मूवीज देखना, बर्डी में शॉपिंग करना, वही हमारा जीवन था हर एक जगह पे। बस इसमें ट्रेवल करना। पर अभी जो रोड्स की क्वालिटी हो गई है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस आ गए हैं, जो हम चाहते थे उस समय रहे तो शायद और बहुत लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता नागपुर जी। तो वो एक बहुत ही बड़ा काम सरकार ने अपने यहाँ किया है। एंड आई मस्ट थैंक एवरीवन फ्रॉम नागपुर कि आप सब लोग बहुत बहुत लकी हो कि आपको इतने अच्छे अच्छे नेशनल लेवल के कॉलेजेस अब नागपुर में आ चुके हैं। एम्स है, लॉ का है, IIM है, क्या नहीं है, अब सब कुछ है और सेंट्रल है, 0 माइल अपने यहाँ है। मैं कहीं भी जाना चाहती हूँ 1-1.5 घंटे में पहुंच जाती हूँ। तो ये हमें एक बहुत बड़ा फायदा है यहाँ का। मैम जब आप इतनी सारी आपने पढ़ाई करी, अपने करियर में भी आप एक काफी पॉपुलर नाम है आपका, मैम कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि आप विदेश भी गई हैं, वहाँ पर भी आपने पेन रिलीफ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं, एसोसिएशंस मिले आपको, उस काम को लेकर बहुत सारा सराहाया भी गया है। मैम कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं वहीं रुक जाऊं? नहीं, जड़ यहाँ है, फैमिली यहाँ है, सब लोग अपने यहाँ हैं। वो तो क्या है, चांस मिलता गया, जिसे हम बोलते हैं हर एक बार एक अपॉर्चुनिटी आती गई। जैसे हमको इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती है, वहाँ पे हमें अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट करना रहता है। तो अगर वो हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो इसमें हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम यहाँ से कुछ चुनिंदे लोग ही जाते हैं, 10 या 12 ऑल ओवर इंडिया से लोग वो सब कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाती है और वहाँ पे अपना काम प्रेजेंट करते हैं और उससे सराहा भी जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ काम जो है ना वो बहुत है, क्वांटिटी बहुत है और बहुत सिस्टमेटिक काम किया जाता है। तो इस चीज को विदेशों में बहुत सराहा जाता है। हमारे यहाँ के लोगों को प्राइजेस भी मिलते हैं, उनके काम और रिसर्च वर्क के बारे में हर एक जन तारीफ करता है और ये सच में काबिले तारीफ ही है। मैम अब चूंकि पेन रिलीफ से जुड़ा हुआ एक एसोसिएशन भी है, उसको भी आप हेड करती हैं, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। जो आप उसकी प्रेसिडेंट हैं। मैम किस किस्म का एक्सपीरियंस मिल रहा है जब आप इस किस्म के एक एसोसिएशन की आप प्रेसिडेंट हैं, किस किस्म का एक्सपीरियंस है मैम? बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, सबको खुश रखना पड़ता है, उसी के साथ में सब हर महीने में कोई एक एक्टिविटी करनी ही पड़ती है। तो उसके बारे में पहले से ही पूरा प्लानिंग शुरू हो जाता है। साथ में सेक्रेटरी रहता है, टीम रहती है पूरी, उनके साथ हर महीने में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में हम लोग अगले 1-2 महीने में हम क्या क्या करना चाहते हैं वो पूरा उसका प्लानिंग कर लेते हैं। और इस तरह से इस साल जो है पूरा 2022 में हमने मैक्सिमम जो काम किया हुआ था कि पेन मेडिसिन के बारे में लोगों में जागरूकता
जो है वो पैदा करना, क्योंकि जी। बहुत सारे लोगों को ये नई ब्रांच है। जी। तो जैसे लेप्रोस्कोपी आया, एंडोस्कोपी आया, तो वो जब नया था तो कोई सबको लगता था ये दूरबीन से क्या होगा। जी। इसी तरह से पेन मेडिसिन भी एक ऐसी ब्रांच है जी। जिसमें कि दीर्घकालीन जो दर्द है, जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है और जिसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं, वो बंदा वो कहाँ जाएगा, वो मरीज कहाँ जाएगा। जी। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीठ दर्द, कमर दर्द यही है, इसमें बहुत अनेक अनेक प्रकार के दर्द है। कैंसर से शुरुआत करती हूँ और जहां तक मैं बोलूंगी कि सर दर्द ऊपर से नीचे तक जाइए तो पूरे शरीर में किसी किसी को दर्द रहता है। इतना ही नहीं, माइग्रेन, हेडेक, ये भी बहुत बार दवाइयों से ठीक नहीं होता है, सर्जरी की जरूरत नहीं है। ऐसे समय वो मरीज क्या करेगा, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। तो इस समय पेन मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है जिसे हम मिड पाथ रेजिम बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं बिना ऑपरेशन के। डे केयर प्रोसीजर्स रहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जिससे हम वो नसें जो रहती हैं, जो दर्द, क्योंकि दर्द किस चीज से होता है, वो नसों से होता है। या तो एक आप गिर गए, आपका फ्रैक्चर हो गया, उसका दर्द होगा, पर जब कुछ भी नहीं हुआ फिर भी दर्द है, तब आदमी बहुत परेशान हो जाता है कि ये मुझे क्यों हो रहा है। तो वो सब दर्द में हम लोग वो नर्व जो है उनकी सेंसेशंस को ब्लॉक कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत हाई टेक की मशीन्स रहती हैं। तो यह सब काम जो है वो इतना नाजुक रहता है कि 1 मिलीमीटर हम यहाँ से वहां गए तो हम नर्व को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए इसमें बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन, नॉलेज की जरूरत है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ले लीजिए, वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक के जैसा दर्द रहता है कि पेशेंट जो है वो ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, सो सकता है, बात वो बस ये बोलता है कि मुझे अभी जीना ही नहीं है, इसलिए उसे सुसाइडल डिजीज भी कहा जाता है। जी। तो इस ऐसे दर्द में जब हम उस नर्व को जो इसको पैदा कर रहा है उसको ब्लॉक कर देते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी से, मशीन्स जो रहती है उनकी हीट से, तो उसका दर्द तुरंत टेबल पे ही गायब हो जाता है। आप सोचिए वो पेशेंट घर हंसते हुए जा रहा है, मुझे पहले क्यों नहीं मालूम हुआ ये सब है करके। जी। तो ये इनका अवेयरनेस हम लोगों ने इस महीने में हमने 8 से 10 एक्टिविटी दी। पिछले साल हर महीने में एक लेते थे, जिसमें हमने जनरल पब्लिक, नर्सेस, स्टूडेंट्स जो अभी पास MBBS कर रहे हैं, इन सब को फोकस किया। और इस साल मेरा टारगेट है कि दूसरे कॉलेजेस जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, MBA है, और जो गार्डन वगैरह में लोग बैठते हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, इन सब लोगों को हम इसके बारे में मैक्सिमम इन लोगों तक यह बात पहुंचाए कि पेन मेडिसिन क्या होता है। मैम, चूंकि अब एक नाम स्थापित हो गया है, काम स्थापित हो गया है, अगर हम कुछ साल पहले तक जाएं तो लावंगे परिवार से सुनीता जी कैसे जुड़ी? लावंगे परिवार से सुनीता जी जुड़ी, मेरे हस्बैंड डॉक्टर अशोक लवंगे ये उसी कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स कर रहे थे। उसके बाद में मेरे मामा जी हैं, उनके वो बहुत खास दोस्त रहा करते थे। तो जब मैं यहाँ ट्रांसफर होकर आई तो उन्होंने मेरी मुलाकात उनसे करा दी और बोले कि ये तेरे लोकल गार्जियन है। और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि वो लाइफ गार्जियन मैम, शादी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो हस्बैंड है वो वाइफ से रोज कुछ ना कुछ सीखता है। हाँ, क्या आपने डॉक्टर अशोक लावंगे से कुछ सीखा? हाँ, मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा। मतलब एक तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत अच्छी है जी। और उनका जो लोगों को लेके चलना, हर एक को किसी को भी तकलीफ रही तो वो उनको फोन करता है, उनको प्यार से बंडा बोलते, तो बंडा मैं क्या करूँ कर जी। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो ये इनको क्यों फोन किया जाता है, बिकॉज उन्होंने कभी भी नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं, वो हर एक को सलाह देते, चाहे फिर वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, किसी बेटे की एडमिशन है, सर्जरी कहाँ करानी है तुमको, या फिर कहाँ जाना है तो कैसे जाना है, अपन ने सबने सब लोगों को कैसे कांटेक्ट करना, सबको एक जगह कैसे लाना, क्योंकि वो मार्ट के सेक्रेटरी रह चुके थे, तो उनको उनमें वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब ये किस तरह से सब कुछ संभाल के, घर ये वो संभाल के भी हर एक की मदद करते हैं, और यही चीज थी जो मुझे लगता था कि मुझ में भी आएगा। मैम, एक बात जो आपको लेकर लोगों के मन में है और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं उस बात के, वो ये है कि आप राइट से अगर किसी का साथ देती हैं, किसी की मदद करती हैं, तो लेफ्ट को पता ही नहीं चलता। मैम, कोविड के दौर में आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, आपने कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया सामाजिक तौर पर, लेकिन सोशली कभी इस बात का लेके आपने बहुत ज़्यादा प्राइड भी नहीं दिखाया कि कोविड के दौरान आपने कैसे लोगों की मदद की। मैम, कैसा दौर था? वो दौर के बारे में हर एक जन चाहता है कि वो 2 साल अपनी जिंदगी से डिलीट हो जाए जी। बहुत डर था, मालूम नहीं था इसका ट्रीटमेंट क्या है, वहां से शुरुआत थी।
और इसमें जो हमारे करीब के लोग जो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, हमें बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मुझे डायरेक्ट ये नहीं हो रहा था। पर जब कोई पेन का पेशेंट आता था तो मैं बहुत डरती थी, मतलब ऐसा दूर से बात करो, पास मत आओ, ऐसा एक पता नहीं वो खौफ हो गया था कैसे करना करके। अपने बहुत से करीब के लोगों को जाते हुए मतलब देखा है, हमने देखा कि वो नहीं बच पाए, तो वो भी मुझे बहुत तकलीफ हुई। रोज रोज जो न्यूज आती थी उससे तकलीफ होती थी, आजू बाजू पुलिस की वैन घूमती थी, बाहर मत जाओ, तो ऐसा लग रहा था ये क्या हो गया है, हमारे देश को क्या हो गया है, क्या होगा आगे, हम में से कौन बच पाएगा कि नहीं। पर एक था कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कभी भी किसी ने बुलाया तो मुझे जाना है। तो मैंने इस तरह से मदद की, किसी को कोई बेड चाहिए रहता था या किसी को होम ट्रीटमेंट के लिए, फिर हम लोग टेली कंसल्टेशन करते थे, तो वीडियो कंसल्टेशन करके। और मैं आपको बोलूंगी हमने इसका एक भी फीस नहीं ली, हमने उन्हें बोला नहीं हम सिर्फ ट्रीटमेंट लेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग सोशल वर्क करके। तो उसके थ्रू टेली कंसल्टेशन, वीडियो कॉल्स, हमने पेशेंट्स को, जैसे दर्द वाले पेशेंट रहे जाए जिसको कोविड हो गया है या वो चाहता है मैं कहाँ जाऊँ, अपने करीब के बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें पूछते थे, तो उनको प्रॉपरली गाइड करना, तो बहुत बिजी रहा करते थे घर में रहकर। जी जी मैम, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। एक ये कि चूंकि एक अच्छा अरसा गुजरा है जहाँ पर काम हुई है, मेहनत हुआ है, नाम हुआ है, शोहरत मिली है, सब कुछ मिला है, लोगों के दर्द में आप खड़ी रही तो उनकी तरफ से, और उनका अपने दर्द कम किया तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिला है। मैम, आगे क्या करना चाहती हैं? बड़ा सपना क्या है? व्हाट्स द बिग ड्रीम? बड़ा सपना ये है कि 20 ऐसा कहा जाता है कि ये जो सेंचुरी है, ये दिस इज एन एपिडेमिक ऑफ पेन। जी, इसमें पेन जो है ये बहुत हर एक, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, अच्छी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसके कारण जो है अब हम जो देखने वाले हैं वो एक मैक्सिमम ओल्ड एज मैं नहीं बोलना चाहूंगी, ओल्ड एज का भी डेफिनेशन बदल गया है अभी, वो भी अबव 70 को ही अभी ओल्ड कहा जाता है। तो जैसा है वो सिनेरियो में अभी ये जो क्लास है, इन लोगों में पेन बहुत रहने वाला है, और इसीलिए जीरियाटिक पेन जो कहा जाता है, इस पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। ये एक है, इसीलिए जो भी कहीं पे जो ये संस्थाएं हैं या ओल्ड एज होम्स है, इन लोगों के यहाँ जाके इनका ट्रीटमेंट करना, इन लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस देना कि देखो आपको कुछ घुटने में दर्द है तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, बहुत सारी अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, हम वो क्यों ना करें करके। तो इस तरह से उन लोगों को इसका ज्ञान देना, ये एक मेरा सपना है। और दूसरा कि हर एक को पता लगे कि पेन मेडिसिन क्या है, तो इससे उन लोगों तक पहुंचाने में, जैसे हमारी पूरी टीम है ये भी काम कर रही है, हम लोग न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारे आर्टिकल्स देते रहते हैं जिससे, और हम लोग कैंप्स लेने का हमारा इस साल में प्लान है। देखिए डॉक्टर्स के अंदर तो ये ब्रांच का मालूम है, पर जो सच में सफर करता है, जिसको तकलीफ होती है, उसे अगर मालूम नहीं हुआ कि मैं कहाँ जाऊं, तो क्या फायदा ना हमारे ब्रांच। तो इसीलिए मैं इसे तह तक आम आदमी तक पहुंचाना चाहती हूँ, यह संदेश कि पेन मेडिसिन द्वारा बहुत सारी तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारा दर्द जो है, यह बिना ऑपरेशन के और कम से कम दवाइयों में भी ठीक हो सकता है। मैम, आप लोगों के दर्द कम करती हैं, लेकिन आपको कौन सी चीजों का दर्द होता है? मुझे कौन सी ऐसी चीजें देखती हैं समाज में जिसको लेकर आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें मुझे दर्द देती हैं? हाँ, सबसे पहले हॉर्न, बहुत ही हॉकिंग होता है अपने आप, बहुत तकलीफ होती है। ऐसा पीछे हमारे पीछे की जो गाड़ी है उसमें जो आदमी बैठा है वो कंटिन्यूअस हॉर्न बजाता है, जबकि मालूम है सामने सिग्नल है या आगे गाड़ियां हैं, तो समझ में नहीं आता इनको क्या हो गया है। सबको जाना ही है, हाँ, हर एक को जाना है, सिग्नल है, मैं कहाँ जाऊँ, तो ये मुझे बहुत तकलीफ देता है। दूसरा जो है ये सफाई का जो है, क्लीनलीनेस, इसके बारे में लोगों में क्यों जागरूकता नहीं है, क्यों वो चाहते कि मेरा घर अच्छा रहे, बाहर मैं कचरा डाल दूं, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी कर रही है, नागपुर एनएमसी भी बहुत अच्छे कदम उठा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हर बार मैं चाहती हूँ कि इसमें मतलब सहभागी हूँ। और एक सपना है कि अपना एक एनजीओ खोलूँ, इसके थ्रू मैं काफी लोगों से जुड़ूं और उन लोगों की एक निस्वार्थ सेवा कर सकूं, बस। क्योंकि डॉक्टर रहने के कारण सेवा शब्द आना ही है, पर इसमें दर्द जो है वो हर एक को होता है, और उससे राहत दिलाना ही बहुत जरूरी है, ताकि एक आदमी अच्छी जिंदगी अपनी व्यतीत कर सके। पर मैम, आपको ऐसा लगता नहीं कि जो अवेयरनेस है पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट को लेकर, इस मेडिसिन के इस माध्यम को लेकर, वो हुई नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए, लगता है आपको? हाँ, मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की 2008 में,
तब तो मतलब मैं सिर्फ मुझे पढ़ना पड़ता था, मुश्किल से एक आध दूसरा पेशेंट आता था, क्योंकि डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस नहीं थी कि वो डॉक्टर्स में भी नहीं थी। हाँ, क्योंकि उनको लगता था इसके बाद कुछ है नहीं, जब ये ब्रांच आई, ये नई ब्रांच है, बहुत पुरानी, 2000 के बाद ही मतलब इंडिया में अच्छे से उसका मतलब ये हुआ, पहले वो मेट्रोस में आई, अपने यहाँ एज यूजुअल आने को टाइम लगता है जी। तो हम चुनिंदे पहले या दूसरी थी जिससे मैंने अपना खुद का पेन क्लिनिक खोला जी। हाँ, तो उसके कारण फिर मुझे काफी डॉक्टर से मिलना पड़ता था जी। कि आपके कुछ ऐसे पेशेंट रहे तो भेजिए। फिर मैंने न्यूज़पेपर के जरिए कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन मैन के लैंग्वेज में लिखना शुरू किया कि उससे फिर एक पीठ दर्द, कमर दर्द, ये तो बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर लेके आ जाते थे कि मुझे ये तकलीफ है और मुझे इसकी ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये भी एक माध्यम था जिससे कि मुझे काफी फायदा हुआ। और उस समय यूट्यूब और फेसबुक इतना कुछ पॉपुलर नहीं था, तो आज जैसा बहुत आसान हो गया है, जो भी किसी को कोई तकलीफ है डालता है गूगल पे, उससे तुरंत डॉक्टर का नाम मालूम हो जाता है। उस समय नहीं था, तो उस समय हमें काफी स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज्यादा, मैं तो बोलती हूँ। तो मैम अब क्या इस ब्रांच के बारे में डॉक्टर्स भी अच्छे अवेयर हैं? अब वो और इसके लिए ही मैंने इस साल ये किया कि आई डिड ऑल माई एक्टिविटीज इन एसोसिएशन विद अदर। जैसे कि मैंने एसोसिएशन ऑफ मेडिकल वुमेन ऑफ इंडिया है, उसमें सारी फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट, सब ब्रांचेस की लेडीज है, उनके साथ में एक एक्टिविटी आर्थराइटिस पे की। तो इससे क्या हो गया, उन सब में एटलीस्ट मालूम तो हो गया कि ये तकलीफ में ये किया जा सकता है, अच्छे स्पीकर्स बाहर से बुलाए तो इसका फायदा हो गया है। इस तरह से मैं एक एक एक्टिविटी जो है वो अलग अलग ब्रांचेस के साथ करना, जैसे न्यूरोलॉजी के साथ करना चाहती हूँ, एक आधी मेडिसिन के साथ करना चाहती हूँ, मेडिसिन ब्रांच के साथ। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट उन लोगों में, ऑर्थोपेडिक्स के साथ एटलीस्ट मालूम तो हो जाएगा, मालूम सबको है, पर फिर भी जब आदमी फिर से सुनता है तो वो बात बार बार स्ट्राइक होने के बाद अगर उनके पास का कोई पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होगा तो उनको लगेगा चलो भैया पेन स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं करके। तो एटलीस्ट उनको एक राहत तो मिलेगी कि कहीं कहाँ भेजो। कभी कभी वो भी, उनको भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ता है कि अब ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। मैम पूरा देश आप लगभग घूमी है। अपने बचपन की बात अगर मैं करूँ, मैम कौन सा ऐसा शहर था जहाँ पे रुकने का मन था मेरा, कि अब फादर का नहीं होना चाहिए ट्रांसफर, यहीं रुक जाते हैं? नासिक। नासिक बहुत पसंद है, पर जाती भी रहती हूँ हर बार ऐसा। अभी मेरे पिताजी भी नहीं रहे, मम्मी भी नहीं है, पर फिर भी मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे उधर है, पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि हमने नासिक में सेटल होना चाहिए। मैम आपके फादर और आपकी मदर की दोनों में से आप किस पर गई हैं, आपको ऐसा लगता है? मैं पिताजी के जैसे दिखती हूँ। अच्छा, और उनकी कौन सी चीजें जो एज आप में आई हैं, एज एथिक्स, एज वैल्यूज? आई लुक लाइक हिम। काफी लोग बोलते हैं कि तुम बहुत पिताजी के जैसे दिखती हो। टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जैसे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे जी। जैसे कहीं जाना है तो वो आधा घंटा पहले जाते थे, सब लोग नीचे दिखे करके। पहले थी मैं, अभी मैं थोड़ा सा लैक्स हो गया है क्योंकि नागपुर वाली लाइफ जी रही है, सिविलियन लाइफ में आ गई ना। वहाँ तो हमें कहीं जाना है तो हम आधा घंटा पहले सब तैयार नीचे दिखते थे जी। अभी थोड़ा सा उसमें ढीली पड़ गई। और जैसे उनको पढ़ने का बहुत शौक था, रीडिंग का, तो वो भी मुझ में इनकलकेट हुआ है। और वो उनका कहना था, वो दिस इज नॉट द एंड, तुमने ये किया है, अभी तुमको बेस्ट प्रेसिडेंट, जैसे मैंने बोला पापा मुझे प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो बोले हाँ इट्स गुड बट यू शुड डू मोर। ये जो चीजें मैं उनसे सीखी हूँ कि डोंट स्टॉप, कि ये मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ, चलो भैया मेरा सब, ऐसा नहीं है, इसके आगे की सोचो, डू समथिंग मच मोर, ऐसा। मैम ये मेरा आखिरी सवाल, अगर ये मैं सबसे पूछता हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगा मैम, जिंदगी की अगर एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब में एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर सुनीता पाटिल लावंगे, मैम उसके नीचे वो कौन सी लाइन, वो कौन सा थॉट, वो कौन सा पर्सपेक्टिव, वो कौन सी कोट लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? मैं यही कहूंगी, क्योंकि जैसा मेरा सफर रहा वैसे ही मैं फिर से बोलना चाहती हूँ और फिर से दोहराती हूँ। ये 4 पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। जो जिंदगी की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पा ही लेते हैं। जो जिंदगी की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पा ही लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रख ए मुसाफिर, अच्छे इंसानों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। क्या बात, अच्छे इंसानों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। क्या बात मैम, आप जिस किस्म का काम कर रही हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप अच्छा काम कर रही हैं, आप ये अच्छा काम आगे बढ़ाते रहें, अपने इस बल को कम ना होने दें। अपने पिता के वैल्यूज़ जो सबसे ज़्यादा है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट प्रमुख तौर पर है, लेकिन दूसरा ये कि रुकना नहीं है, बस चलते रहना है।
आप उम्मीद है कि आप चलती रहेंगी, आप जिस तरह से इंस्पायर कर रही हैं आप करती रहेंगी। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बीइंग द वुमेन ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच। एंड नॉट जस्ट फॉर दिस फिल्म, ऑल द इयर्स कमिंग, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुनीता लावंगे से बात हुई, मुलाकात हुई। एक बड़ी खूबसूरत बात जो एक वैल्यू के तौर पे, एक एथिक्स के तौर पे हमें अपने परिवार के मुखियों से मिलती है जो हमसे बड़े होते हैं। डॉक्टर सुनीता लावंगे जी के पिता एक बात जो उन्हें हमेशा कहते थे वो ये थी कि रुकना नहीं है, और लोग करते यही हैं कि लोग एक रिकग्निशन को मिल जाता है, अप्रिसिएशन मिल जाता है, एक पद मिल जाता है, उसके बाद रुक जाते हैं। लेकिन जब रुक जाते हैं तो उनका करियर, उनका वक्त वहीं खत्म हो जाता है। राज की बात 1000 एपिसोड्स में रुक सकता था, लेकिन अब 1200 एपिसोड्स पार हो चुके हैं। हर किसी ने अगर इस उद्देश्य से अपनी जिंदगी को बनाया तो वो जिंदगी बड़ी यादगार और बड़ी खूबसूरत होगी। उम्मीद है कि आप भी ऐसी जिंदगी जिएंगे जहां पर आप इसे एक रेस नहीं, एक मैराथन की नजर से देखेंगे और इस मैराथन को एंजॉय करेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो रुकना नहीं जानती है, जो बस चल रही है, दौड़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानती है, तो समझिए वो डॉक्टर सुनीता पाटिल लावंगे बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।